औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है कि हम अपनी ग़िज़ा में जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, चीनी खाते हैं, टेबल शुगर खाते हैं और व्हीट या दीगर ग़िज़ाई अजनास, गल्ला, इसमें गंदम है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, इन तमाम सोर्सेज से हम स्टार्च लेते हैं और स्टार्च फिर आगे जाके ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये जिस्म में क्या करता है, इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टेबल शुगर के अंदर बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ग्लूकोज़ और एक फ्रुक्टोज़। आज हम इस वीडियो में ग्लूकोज़ और उसके नफ़ा नुकसान के बारे में बात करेंगे और इसी सिलसिले की जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम फ्रुक्टोज़ पर बात करेंगे। तो टेबल शुगर डायसैकराइड्स इसको हम कहते हैं और ये ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ से मिलकर बनती है। कार्बोहाइड्रेट की जो दूसरी सोर्सेज़ जिनसे हमें ग्लूकोज़ मिलता है उसमें स्टार्ची फूड्स जिसमें व्हीट है, चावल हैं, पास्ता है और उसके अलावा हमारे पास पोटैटोज़ हैं, सीरियल्स हैं, ये सब हमारी आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं। इसी तरह शहद वगैरह से हमें माल्टोज़ मिलता है, इस तरह हमें डेक्सट्रोज़ मिलता है कॉर्न से। ये तमाम ग्लूकोज़ की ही सूरतें और शक्लें हैं जो कि जिस्म में हज़म होने के बाद ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब हमें ये चीज़ें दस्तयाब हो गई तो सबसे पहली बात तो ये है कि चीनी या टेबल शुगर जैसे ही हम खाते हैं ये फ़ौरी तौर पर हज़म होके ब्लड के अंदर पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा कर देती है। बाकी चीज़ों को हम इसी के कंपैरिजन में देखते हैं कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि कौन सी खुराक हमारे जिस्म में हज़म होने के बाद ग्लूकोज जैसे असरात मुरतब करती है या हमारे जिस्म को फौरी तौर पर ग्लूकोज मुहैया करती है। अब जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएँ हैं उसमें स्टार्ची फूड्स आ जाती हैं, उसमें गंदम है, चावल है और दूसरी निशास्तदार ग़िज़ाएँ हैं, ख़ास तौर पर सूजी, आटा, मैदा और उनसे बनी हुई तमाम चीज़ें, बेकरी और उस तरह की दीगर अशिया। इसी तरह पोटैटोज़ या आलूओं से बनी हुई चिप्स और बाकी लेज़, कुरकुरे वगैरह वगैरह, ये फौरी तौर पर जाके ब्लड ग्लूकोज को हाई करते हैं। जैसे ही ये चीज़ें खून के अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं और वहाँ से सेल्स के लेवल पर चली जाती हैं, तो सेल्स के लेवल पर ग्लूकोज जब जाता है तो वहाँ पे सेल्स इसके साथ क्या करते हैं? सेल्स के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल। सेल खुद भी बहुत छोटा होता है और उसके अंदर फिर वो स्मॉल पार्टिकल्स, उनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का इंजन हाउस है, हर सेल के अंदर मौजूद है और बहुत सारी तादाद में मौजूद होता है और ये सेल की जो एनर्जी या तवानाई की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन से आते हैं, ग्लूकोज जो कि स्टार्च या शुगर से आता है, फैटी एसिड्स जो कि फैट से आते हैं, इन तीनों को अल्टीमेटली एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्वालिटी मौजूद होती है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उसने इनके अंदर ये प्रॉपर्टी रखी हुई है। अगर हम एक चीज़ को बंद कर दें, जैसे शुगर्स को बंद कर दें, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोटीन से लेना शुरू कर देगा, फिर वो एनर्जी फैट से लेना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली सेल को मरने नहीं देगा, एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन ये याद रखिए कि जिस्म को अगर ग्लूकोज मौजूद है तो सेल्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करने में है। अगर वो मौजूद नहीं है, वो कम है, वो कम दस्तयाब है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन्स की तरफ चला जाता है और प्रोटीन्स को मेल्ट करके वहाँ से एनर्जी लेता है, उसको कन्वर्ट करता है एसिटाइल को ए में
और इसी तरह अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है और फिर फैटी एसिड्स, फैट से लेके उसको एनर्जी की सूरत में इस्तेमाल करता है। लिहाजा जो लोग न्यूट्रिशनल कीटोसिस में चले जाते हैं, जो बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी बॉडी फैट्स को कन्वर्ट करती है, उनके सेल्स फैट्स को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी में। तो ये तो हो गया फंक्शन के ग्लूकोज हमारे जिस्म में जाके करता क्या है। अब आ गया प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि सर्कुलेटिंग ग्लूकोज, हमारे जिस्म में जो खून के अंदर ग्लूकोज है, उसको एक ख़ास लेवल तक ही रहना चाहिए और वो लेवल है 5 मिलीमोल, 4 से 5। ये तकरीबन बनता है 70 से लेके 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। ये नॉर्मल शुगर का लेवल होना चाहिए। जैसे ही ये इससे ज़्यादा होगा तो ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर नहीं रह सकता। अब चाहे ये खाना खा के हो, खाने के बगैर हो, किसी भी शक्ल में हो, इसने ब्लड से निकल के आपके सेल्स के अंदर जाना ही है। और इसको ब्लड से सेल में पहुंचाने के लिए जिस्म इंसुलिन नामी हार्मोन पैदा करता है पैंक्रियाज से, लिबलिबे से, और वो इसको सेल्स के अंदर ले जाता है। दूसरा तरीका इसको सेल्स के अंदर पहुंचाने का एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो 40% ग्लूकोज उस वजह से सेल के अंदर पहुंच जाएगा। अब अगर इंसुलिन भी कम मिकदार में मौजूद है, ये काम नहीं कर रही और हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल खून में ज़्यादा हो गया है, तो उसके नुकसानात एक्यूट और क्रॉनिक दो किस्म के हो सकते हैं। एक्यूट तो ये कि फटीग होगी, एजिटेशन होगी, मूड एजिटेटेड होगा, ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा पेशाब आएगा और ग्लूकोज पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा और ये मुसलसल राइज कर रहा है ग़िज़ा की एहतियात, तो फिर क्या होगा? अगर बंदा टाइप 2 डायबिटिक है तो उसको हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक सिंड्रोम हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोलर सिंड्रोम हो जाएगा और उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर वो टाइप 1 डायबिटिक है तो फिर उसको क्या होगा? फिर उसको कीटो एसिडोसिस हो जाएगी, कीटोन्स बनने शुरू हो जाएंगे ग्लूकोज से, फिर उससे एसिडिक लेवल पर वो पहुंच जाएंगे और फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, बंदा बेहोश हो जाएगा, मर भी सकता है। तो ये तो हो गया नुकसान एक्यूट का। क्रॉनिकली अगर इंक्रीज हो रहा है ब्लड ग्लूकोज तो वो क्या करता है? वो ऑर्गन डैमेज करता है। एक फिनोमेना होता है जिसमें ग्लूकोज की जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, शुगर्स की जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो जाके प्रोटीन के साथ मिलके, रिड्यूसिंग शुगर्स प्रोटीन के साथ मिलके एंड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिनको हम कहते हैं एज, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये जो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये जिस्म की मुख्तलिफ ऑर्गन्स को मुख्तलिफ तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं। अगर ये ब्रेन में चली जाएँ तो डिमेंशिया, स्ट्रोक ये काज करती हैं। अगर ये किडनीज में चली जाएँ तो रीनल फेलियर काज करती हैं। नर्व्स के अंदर चली जाएँ तो न्यूरोपैथी करती हैं। और अगर ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएँ तो वहाँ पे लोकल इस्कीमिया करेंगी पाँव को, और डायबिटिक्स जो होते हैं उनके पाँव बड़ी जल्दी ख़राब होते हैं, वहाँ पे उनको अल्सर्स होते हैं, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, इम्यूनिटी को भी ये लोग डिक्रीज कर देते हैं। तो ये क्रॉनिक इंक्रीज जो है उसकी ये सारे के सारे मसले मसाइल्स हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इस एज का कहाँ पे होता है? वो होता है एक ख़ास चीज़ जिसको आमतौर पर हम कंसिडर नहीं करते, वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ये सेल्स के अंदर, सेल्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कंपाउंड है जो कि हर जगह पर होता है, लेकिन ख़ास तौर पर बड़ी और छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और ये इतना ज़्यादा है कि इसको मैं कहूँ कि ये जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तकरीबन 4000 से 7000 स्क्वायर फीट तक बॉडी के अंदर होता है। इसको डैमेज हो जाता है अगर चंद घंटों के लिए भी ग्लूकोज ज़्यादा हो तो ये डैमेज होना शुरू हो जाता है, और इसकी रिकवरी जो है वो बहुत देर से होती है, उसमें घंटे लगते हैं, दिन बाज़ औक़ात लगती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के डैमेज होने से क्या होगा कि जो प्रोटेक्शन है ब्लड वेसल्स की वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ब्लड वेसल्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनना कम हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनना कम होगा तो ब्लड फ्लो ब्रेन के अंदर कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर कम हो जाएगा, और ख़ास तौर पर हाइपरटेंशन हो जाएगा, क्योंकि अब ब्लड वेसल्स नाइट्रिक ऑक्साइड की अदम मौजूदगी में डायलेट नहीं कर पा रही। और ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में इसका बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है।
इसी तरह ग्लाइकोकैलिक्स के डिस्टर्ब होने की वजह से जो परमेबिलिटी है स्मॉल ब्लड वेसल्स की वो ज़्यादा हो जाएगी, मुख्तलिफ जगह पर सूजन पड़नी शुरू हो जाएगी। आपका चेहरा फूला फूला लगेगा, पाँव पे सूजन आ जाएगी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सूजन आ जाएगी। इसी तरह जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, ख़ास तौर पर आपके जोड़ों में, आपकी जोड़ों के इर्द गिर्द कार्टिलेज में। लोग कहते हैं कि जी वो हमारी कार्टिलेज ख़राब हो गई है और जोड़ ख़राब हो गए हैं, जोड़ों के अंदर मसला हो गया है, जोड़ों में दर्द हो गया है, बहुत दर्दें रहती हैं जिस्म में हर तरफ और जोड़ों में ज़्यादा, हमारे जोड़ सूज गए हैं, फूल गए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ग्लाइकोकैलिक्स की एबनॉर्मेलिटी की वजह से, जिसको ख़राब किया ग्लूकोज ने। इसी तरह ये तो डायरेक्ट इफेक्ट्स हो गए। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या है? इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ये है कि ग्लूकोज ज़्यादा होगा, इंसुलिन ज़्यादा होगी। जब इंसुलिन ज़्यादा होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस से जिसम में चर्बी बनना शुरू होगी। ये चर्बी जिगर के इर्द गिर्द, ये चर्बी स्किन के नीचे, मोटापा आएगा, वेट गेन होगा। उसके साथ जिसम में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जब रुकना शुरू हो जाएंगे तो जिस्म फूला फूला, चेहरा फूला फूला और तमाम जिस्म का वजन डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह इंसुलिन फैट स्टोरेज मोड में जिस्म को डालती है। ये जिस्म को कहती है और चर्बी बनाओ। फिर इंसुलिन क्या करती है? मैग्नीशियम को डिप्लीट कर देती है। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फंक्शंस मैग्नीशियम से होते हैं। सेल के बहुत सारे हार्मोन्स के फंक्शंस, एंजाइम्स के फंक्शंस मैग्नीशियम डिपेंडेंट है। जब मैग्नीशियम कम होगा वो फंक्शंस खराब हो जाएंगे। फिर इंसुलिन की जो मिकदार जब ज़्यादा होती है तो ये विटामिन डी के फंक्शंस को ख़राब कर देती है। विटामिन डी के फंक्शंस को जब ख़राब करती है तो उसकी वजह से भी दर्दें, हड्डियों का जो बनने का अमल है, टूटने का अमल है, वो ख़राब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म मुख्तलिफ लेवल्स का ख़राब हो जाता है। हत्ता कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उस पर इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। एस्ट्रोजन के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं। इसी तरह विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो थायराइड के फंक्शंस को भी डिस्टर्ब करती है। थायराइड जो है वो मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिक रेट को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नट शल्ट क्या है इस गुफ्तगू का? चीनी कम खाएं, बंद कर दें। रोटी कम खाएं, बंद कर दें। शहद, हनी, बाकी फ्रूट्स वो कम खाएं, बंद कर दें, बहुत ही कम कर दें। जितना कम से कम कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना ही आपका भला होगा, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। अगर आप मोटे हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपको चर्बी है जिस्म में, जिगर में, जिस्म के किसी भी हिस्से में वज़न कम करना चाहते हैं तो जनाब चीनी खाते हुए बिल्कुल भी कम नहीं होगा, रोटी खाते हुए बिल्कुल भी कम नहीं होगा। अदर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे जाएं, ख़ास तौर पर सब्जियों पर, सैलड्स पर, ग्रीन वेजिटेबल्स पर। सब्जियों में ख़ास तौर पर फर्मेंटेड वेजिटेबल्स खाएं, अचार वगैरह खाएं, गोभी का खाएं, शलजम का खाएं, मूली का खाएं, किसी चीज़ का भी खाएं। कम से कम उससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स तो कम से कम मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को आपने 20% पे रखना है। ज़्यादा मिकदार में आपने प्रोटीन्स लेनी है। प्रोटीन्स के अंदर फैट्स खुद ब खुद आ जाती हैं। अंडे खाएं, गोश्त खाएं, दुम्बे का खाएं, बकरे का खाएं, चिकन का खाएं, मछली खाएं। मछली आपको ओमेगा 3 देगी। और ख़ास तौर पर जब आपको इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वेजिटेबल ऑयल से ज़रूर परहेज़ करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। आपका इसको वॉच करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।